अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है इसको हम स्टडी करते हैं। सो एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट व्हेन 1 mole of non-electrolyte and non-volatile solute is dissolved in 1 kg of water, boiling point is raised up to 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। होता क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, वाटर। अब हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली उसको हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। अब होगा क्या कि इसका जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन कहता है कि आप इसके अंदर क्या डाल लो, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाल दो कोई। ठीक है, अब उसकी वजह से होगा क्या कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो ज़्यादा हो जाएगा। और उस बॉइलिंग पॉइंट को जब हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के अंदर 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज आ जाता है। दिस इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यू। दिस वैल्यू इज नोन एज मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो कांस्टेंट होता है इसका सेकंड नेम क्या है। सो ये इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको हम कहते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। अब इसको मोलर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वाटर आप ले रहे हो ना, ये आप ले रहे हो 1 kg। ठीक है, जो हम kg में लेंगे, ठीक है, तो इसके लिए आप मोलर यूज करते हो। और अगर आप डेसीमीटर में लेते हो तो वो आप मोलरिटी में, वो फिर मोलरिटी में आ जाता है। फिगर 10.6 shows how the vapor pressure influences the boiling point। अब ये आपके पास एक फिगर गिवन है, ठीक है, ये कह रहा है कि आपको बताएगा कि कैसे जो है वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट को इन्फ्लुएंस करता है। इसमें देखें कर्व ए बी रिप्रेजेंट वेरिएशन इन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विद टेम्परेचर। इसमें अगर आप देखें तो दो कर्व आपको नजर आ रही है। एक कर्व जो है ये है कर्व ए बी, ठीक है, दिस इज कर्व ए बी। और ये जो कर्व ए बी है ना, ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, सो कर्व ए बी इज फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। The solvent boils at temperature T1 when its vapor pressure becomes equal to external pressure P नॉट। अब देखें बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली वो पॉइंट है किसी भी लिक्विड का कि जहां पे लिक्विड का जो इंटरनल प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। सो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब कहता है कि सॉल्वेंट जो है ना वो बॉयल हो जाता है T1 पे। ये अगर आप ये देखें, ये जो लाइन आपके पास ड्रॉ की गई है, दिस इज T1, ठीक है, टेम्परेचर 1। और यहाँ पे जो इसका एक्सटर्नल प्रेशर होता है दैट इज P0। ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज P0, दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर। इस ग्राफ में अगर आप देखो तो ये आपके पास कौन सा एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। और y एक्सिस पे आपके पास क्या गिवन है, वेपर प्रेशर गिवन है। और अगर आप इस साइड पे देखो तो दिस इज द x एक्सिस, और एक्सिस पे आपके पास टेम्परेचर गिवन है। सो जब आपके पास टेम्परेचर T1 होता है, ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट जो है इस पॉइंट पे आके बॉयल हो जाता है। इसको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये आपके पास क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पे जो प्योर लिक्विड है ये बॉयल हो जाता है। अब इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं और भी मजीद। द कर्व CD रिप्रेजेंट वेरिएशन इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विद टेम्परेचर। अब ये जो आपके पास नेक्स्ट कर्व है, ठीक है, जिसको हम व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये जो कर्व CD है,
आप लोगों ने जब डायग्राम ड्रॉ करनी होगी तो लाइंस ऐसे मेरी तरह टेढ़ी नहीं बनानी, आप लोगों ने बिल्कुल सीधी लाइंस बनानी है। माउस से बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एनीवेज हमारा मेन मकसद इसको समझना है। अब ये जो आपके पास कर्व CD है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये सोल्यूशन के लिए। देखें आपके पास मेंशन भी किया हुआ है बुक में कि ये जो आपके पास कर्व है, कर्व CD, दिस इज फॉर सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या है? सोल्यूशन का मतलब है कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हों। प्योर सॉल्वेंट जिसके अंदर आपने सॉल्यूट कोई भी ऐड नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आप सोल्यूशन की बात करते हो इसका मतलब है कि इसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, सॉल्यूट जो है वो ऐड कर दिया हुआ है। अगर आप इसको देखते हो, इसका अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखते हो तो वो क्या है, देखें ये आपके पास है, इसका टेम्परेचर शो कर रहा है, ठीक है, दिस इज T2 टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हो गया। और आपको मैंने कहा ना कि आपके पास बॉइलिंग पॉइंट कब अटेन होता है, जब इंटरनल प्रेशर जो होता है, लिक्विड प्रेशर जो है, दैट बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। अब ये इस पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, लिक्विड बॉयल हो जाता है। चलिए इसको हम ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास ग्रीन मैंने रिप्रेजेंट की है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्योर सॉल्वेंट। सो आई होप सो इस ग्राफ की आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। दिस कर्व मस्ट लाई बिलो दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। This is because the vapor pressure of solution at all temperature is lower than that of pure solvent. अब अगर आप देखो, so A B जो है ये ऊपर लाई कर रहा है, लेकिन C और D जो है ये नीचे लाई कर रहा है। अब इसकी वजह क्या है? वजह ये है, इसको ऊपर और नीचे का मतलब ये है कि देखें यहाँ पे क्या आपके पास ये वेपर प्रेशर की वैल्यूज हैं। अगर आप लेट से कहते हो कि ये 0 है, ये इसको आप 2 कंसिडर कर लो, इसको आप 4 एटमॉस्फेयर कंसिडर कर लो, इसको आप 6 कर लो, इसको आप 7 कर लो और इसको आप 8 कर लो। सो लेट से इसको हम कर लेते हैं कि ये तकरीबन क्या है, 5 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और अगर C और D को देखते हैं तो ये आपके पास क्या है, दिस इज राउंड अबाउट, सॉरी दिस इज 6, ये आपके पास है ना, ये C, ये आपके पास, इसको कंसिडर कर लो कि ये आपके पास 6 एटमॉस्फेयर पे है। लेकिन A और B को अगर आप देखो तो ये राउंड अबाउट 6.5 या 7 के ऊपर आ रहा है। देखो ये 2 4 6, इसको हम 8 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 एटमॉस्फेयर। तो ये जो आपके पास A की वैल्यू आ रही है ये तकरीबन आ रही है 8 एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। आप ये डिफरेंस आप देख सकते हो। सो इस डिफरेंस को अगर आप देखें, ये डिफरेंस आ क्यों रहा है, ये इस वजह से आ रहा है कि C और D के अंदर आपने क्या किया हुआ है, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाल दिया और उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो उसका ज्यादा हो गया, हाई टेम्परेचर पे जाके बॉयल होगा। लेकिन उसकी वजह से इसका जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है। So the solution will boil at higher temperature T2 to equalize its vapor pressure to external pressure. अब वेपर प्रेशर कम है, इसका मतलब है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसको एक्सटर्नल प्रेशर की इक्वलाइज करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसलिए हम देखें तो ये T2 जो है इसको हम कहते हैं कि हायर टेम्परेचर है। सो जो सॉल्यूशन होता है वो हायर टेम्परेचर पे जाके बॉयल होगा। नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑफ 2 बॉइलिंग पॉइंट गिव्स द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम इन दो टेम्परेचर का T1 और T2 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये डेल्टा TB आएगा और डेल्टा TB जो है दिस इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एलिवेशन, एलिवेट का मतलब क्या है? एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज का ज्यादा हो जाना। देखें पहले ही हमारे पास एक टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा था T1 पे, अब वही सॉल्यूशन है, उस वही सॉल्वेंट है, उसके अंदर आपने सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूशन बन गया। अब उसका टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेट्स से हम इसको कहते हैं कि ये यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे ये 40 है। तो T1 30 डिग्री सेंटीग्रेड कंसीडर कर लो, तो T2 जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अभी आपने इन दोनों के दरमियान जब डिफरेंस निकालते हो T1 माइनस T2 तो ये आपके पास क्या आएगा, दिस इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
या आपको बुक में इक्वेशन भी दी गई है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू T1 माइनस T2। जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो होगा क्या कि आपके पास एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आप क्या कहते हो, दैट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का भी मैंने आपको समझा दिया है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये जो आपके पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपके पास किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मोलैलिटी ज्यादा होगी तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है कि वंस यू इंक्रीज वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। दूसरा आपके पास रिलेशनशिप होता है इनवर्स केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इनवर्स में क्या होता है कि वंस यू इंक्रीज वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि जब आप मोलैलिटी ज्यादा होगी तो उसके साथ उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है वो भी ज्यादा होगा। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को कन्वर्ट करते हैं इक्वलिटी के अंदर, ठीक है, इक्वल साइन के अंदर इसको कन्वर्ट करोगे तो होगा क्या कि आपने इसके अंदर कोई कांस्टेंट लगा देना है, और वो जो कांस्टेंट आपकी बुक ने लगाया हुआ है उसको हम कहते हैं डेल्टा के बी, ठीक है। डेल्टा के बी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, डेल्टा के पी और एम जो है ये तो वही मोलैलिटी वाला है। सो ये आपके पास इक्वेशन 1 है। अब ये जो डेल्टा के बी है ये क्या चीज है? द कांस्टेंट के बी इज कॉल्ड मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि डेल्टा के बी जो है दिस इज अ कांस्टेंट। आपको मैंने बताया ना कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगर आपके पास कोई 1 मोलर सोल्यूशन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई 1 मोलर सोल्यूशन है तो उसके लिए जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट वुड बी इक्वल टू इट्स के बी, ठीक है। अब के बी की वजह क्या, के बी के साथ ही क्यों? क्योंकि इसकी जगह तो मोलैलिटी की जगह तो आपने 1 लिखना है, क्योंकि सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी है? 1 है। सो 1 को अगर आप के बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट के बी। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एमडीकैट वालों के लिए भी, कि जो आपके पास अगर सोल्यूशन 1 मोलर है तो उसका जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा। सो आपने याद रखना है कि ये आपके पास होगा एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट के या मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट के इक्वल होगा। सो नेक्स्ट आपके पास लिख रहा है thus elevation of boiling point when 1 mole of non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 1 kg of solvent is called molar boiling point elevation constant। अब अगर आपके पास क्या है, एक solution है, ठीक है, इसमें आपके पास क्या है 1 kg solvent है। आप क्या करते हो, इसके अंदर 1 मोल नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड कर देते हो। अब उसकी एडिशन से क्या होगा कि जो सॉल्वेंट था ओरिजिनल प्योर सॉल्वेंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आएगा, ठीक है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। इसको हम कहते हैं बॉइलिंग मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। सो द वैल्यू ऑफ के बी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट यूज्ड। सो ये जो के बी है, ठीक है, के बी आपके पास क्या है, एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसको हम कहते हैं दिस इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। The nature of the solute does not affect boiling point of elevation as long as solute does not ionize। अच्छा, अगर आप इसके अंदर कोई सॉल्वेंट है, उसके अंदर आप सॉल्यूट डाल दो, अब उसकी नेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट तब तक नहीं करेगी जब तक वो आयोनाइज ना हो। आयोनाइज का मतलब है कि अगर वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करेगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है वो होगी उसके अंदर। लेकिन अगर ऐसा सॉल्यूट है जो कि आयोनाइज नहीं होता तो उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा।
नेक्स्ट जो आपके पास है द मोलैलिटी को याद रखें स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम मोलैरिटी की बात करते हैं ना, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक मोलैरिटी होती क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। लेकिन अगर हम मोलैलिटी की बात करते हैं सो मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। और मोलैलिटी किसकी इक्वल होती है? नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर kg ऑफ सोल्यूशन। So the molality of the solution containing W2 gram of solute of molecular mass M2 dissolved in W1 gram of solvent is given by। अब यहाँ पे molality क्या है? molality आपके पास इसका पूरा एक फार्मूला लिखा हुआ है और इस फार्मूले के मुताबिक ये जो W2 है ना, this is the mass of solute और M2 जो है दिस इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। लेकिन अगर हम W1 की बात करते हैं सो W1 जो है दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट। सो ये मैंने आपको यहां पे लिख भी दिया है। अच्छा, अब यहां पे 1000 क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि मोलैलिटी है तो इसको हम पर केजी ऑफ सोल्यूशन पढ़ते हैं तो पर केजी की वजह से हम इसमें 1000 ऐड कर देते हैं। सो ये आपके पास एक्चुअली है क्या चीज? दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी और इसको आप लोगों ने क्या करना है? याद करना है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1 वी हैव। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 आई थी, इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 ये थी ना कि डेल्टा TB इज इक्वल टू डेल्टा KB, this is KB मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी स्मॉल m। अब इस स्मॉल m की जगह पे हम लोग क्या ऐड कर सकते हैं? इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू जो है पुट करनी है सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर। सो जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे सो आपके पास होगा ऐसे कि हम लिखेंगे डेल्टा TB इज इक्वल टू डेल्टा KB मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय 1000। मैं कर क्या रहा हूं? मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो वैल्यू है मोलैलिटी की ये इसके अंदर ऐड कर रहा हूं। सो इसको हम लिखेंगे M2 मल्टीप्लाई बाय W2 सॉरी W1। ठीक है, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है ना मैथ्स में यहाँ पे वैसे भी हम 1 लिखते हैं। सो हमने M2 की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और वो कैसे करेंगे कि M2 जो है इधर आ जाएगा। इसको चले मैं आपके लिए आगे कर देता हूँ। सो इसको हम इस तरह M2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सो ये बनेगा M2 दैट इज इक्वल टू डेल्टा KB मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 और इसको हम डिवाइड कर देंगे। सॉरी M2 तो उधर चला गया सो दैट वुड बी डेल्टा TB और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे W1 के साथ। अब ये है हमारे पास वो इक्वेशन जिसकी मदद से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अगर हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है सॉल्यूट का तो ये इक्वेशन यूज करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट अनदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दिस वाज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव aspect of boiling point elevation. Thanks for watching.